Hi everyone, I'm your senior Anmol. I scored 96 out of 100 in my accountancy board and I scored overall 96% in my 12th class. Today I'm here to guide you through some tips, like very basic tips that you can use in your accountancy exam which will save you a lot of marks. Now remember, ये बहुत ही basic tips हैं, कोई ऐसा मैं rocket science नहीं बता रही हूँ कि तुम top कर जाओगे exam में, बहुत basic tips हैं, पर काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता होती है. स्कूल में ये नहीं बताया जाता है, स्कूल में बहुत सारे टीचर्स नहीं बताते हैं, मेरे स्कूल में भी नहीं बताया, मे भी तुम्हारे स्कूल में ना बताया हो, बट दीज टिप्स आर रियली बेसिक, बहुत बेसिक है, पर गलती करते हैं बच्चे, तो ध्यान रखना. कुछ तुम्हें नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट कीप दिस इन माइंड. एग्जाम से अगर तुम 10 मिनट पहले भी हो, ये वीडियो जरूर देख कर जाना, बहुत बहुत हेल्प करेगा. छोटे छोटे पॉइंट्स मैं ऐसे बताऊंगी जहाँ पे बहुत बच्चों के मार्क्स कटते हैं, तो तुम्हारे नहीं कटने चाहिए, क्योंकि इससे ईजी कुछ हो नहीं सकता है, इससे ईजी कुछ भी नहीं. ओके, एंड आई विल बी स्ट्रेट टू द पॉइंट. टाइम नहीं है तुम्हारे पास, ये देखकर कुछ और मत देखना, इसके बाद पढ़ने बैठ जाना, बस पढ़ने बैठ जाना. ऑलराइट, द फर्स्ट पॉइंट वुड बी टू मेक फॉर्मेट्स बनाने हैं, सबको पता है, पर कैसे बनाने हैं. देखो, तुम्हारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं होता है कि तुम स्केल से पूरा लाइन मार मार के फॉर्मेट बनाओगे, नहीं, कोई जरूरत नहीं. मैंने टॉपर की आंसर शीट्स देखी है, मैंने खुद पेपर में यही अप्लाई करा, हाथ से लाइन मार देना. कोई टाइम नहीं है तुम्हारे पास कि तुम स्केल से लाइन मारोगे, कोई टेंशन नहीं है, हाथ से लाइन मारोगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे. तुम टॉपर की आंसर शीट देख लेना जाकर, वो खुद हाथ से लाइन मारते हैं. डेबिट क्रेडिट, डेबिट लेफ्ट साइड पे लिखना है, क्रेडिट राइट साइड पे लिखना है. इसके 0.5 मार्क्स होते हैं, नहीं तो कट जाएगा. अगर ये मार्क्स चलेगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इमेजिन हर क्वेश्चन में तुम्हें ऑलमोस्ट फॉर्मेट बनाना पड़ता है. डेबिट क्रेडिट सब में आता है. 0.5 मार्क्स कटता रहेगा हर क्वेश्चन में, तो बहुत सारे मार्क्स कट जाएंगे. पर्टिकुलर्स लिखना है, अमाउंट लिखना है, पर्टिकुलर्स PART नहीं लिखना है, पूरा पर्टिकुलर्स लिखना है. अमाउंट AMT नहीं लिखना है, पूरा लिखना है, क्योंकि हम प्रैक्टिस में पर्टिकुलर्स पूरा नहीं लिखते, अमाउंट भी पूरा नहीं लिखते हैं, पर पेपर में 1-2 क्वेश्चंस में तुम पूरा लिख कर आना. आई मीन प्रैक्टिस करते टाइम 1-2 क्वेश्चंस में लिखना, पेपर में हर क्वेश्चन में पूरा लिखना है. एंड अगर तुम्हें अमाउंट नहीं लिखना पूरा AMOUNT, तुम रुपी का साइन बना सकते हो, सीधा सीधा रुपी का साइन बना दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरे मार्क्स मिलते हैं. जब तुम क्वेश्चन स्टार्ट करो ना, पहले तो बीच एकदम आंसर शीट के बीच में तुम्हें लिखना है आंसर नंबर और उसका पार्ट, जो भी ABC जो भी कर रहे हो. फिर जब क्वेश्चन स्टार्ट करोगे ना, सीधा फॉर्मेट नहीं बनाना है, सीधा फॉर्मेट नहीं बनाना है. जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ोगे, क्या मांगा है क्वेश्चन में, उन्होंने बोला है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड, तो तुम्हें आंसर में लिखना है इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट. एग्जामिनर को बताना है कि मैं क्या बना रहा हूँ. बैलेंस शीट तुम्हें लिखना है, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 20XX जो भी होगा, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20XX जो भी डेट दिया होगा, तुम्हें लिखना है ये पूरा. इन सबके मार्क्स होते हैं, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जब तुम जर्नल बना रहे हो ना, जर्नल में फॉर्मेट बनाना है. लाइक बच्चों को ये तो पता रहता है कि लेजर्स बना रहे हो उसका फॉर्मेट बनाना है, जर्नल का फॉर्मेट होता है. बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि जर्नल का फॉर्मेट होता है, क्योंकि क्लास में फॉर्मेट सिखाते नहीं है, बट जर्नल का फॉर्मेट होता है एंड तुम्हें बनाना है. अगर तुम्हें नहीं पता है, मैं यहाँ कहीं अटैच कर दूंगी, जैसे वो शेयर कैपिटल वाला चैप्टर, उसमें सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज पूछते हैं. कभी कभी डिसोल्यूशन की भी जर्नल एंट्रीज आ जाती है, तो तुम्हें उसमें जर्नल का फॉर्मेट बनाना है. जर्नल का फॉर्मेट इज रियली इंपॉर्टेंट. कैसे लिखते हैं, देखो, सबसे पहले डेट लिख दिया, पर्टिकुलर्स लिख दिया, लेजर फोलियो LF करके लिखते हो उसको, डेबिट क्रेडिट. ये गलती मत कर देना कि तुमने क्रेडिट पहले लिख दिया, डेबिट बाद में लिख दिया. बहुत सारे बच्चे करते हैं, मैंने देखा है, वो क्रेडिट लिख देते हैं डेबिट की जगह. नहीं करना है, डेबिट क्रेडिट. और ऊपर लिखना इन द बुक्स ऑफ जो भी कंपनी का नाम है, जर्नल. ऑलराइट, जर्नल का भी एक और पॉइंट है, उसमें मैं बाद में आऊंगी. एक और फॉर्मेट से रिलेटेड है, जब तुम लेजर्स बना रहे हो उसको क्लोज करना है. जैसे आई थिंक जब 11th क्लास में तुम बैलेंस शीट बनाते होंगे तो लास्ट में 2 लाइन बनाते थे ना, वैसे ही करना है, सेम टू सेम. तुम्हें कोई नहीं, पूरे पेज पे कोई लाइन नहीं बनानी है, कुछ स्केल से लाइन नहीं बनानी है. जैसे तुम्हारा लेजर खत्म हो गया या बैलेंस शीट खत्म होगी, तो बस जो भी तुम्हारा फाइनल आंसर है ना, बैलेंस शीट में जो बैलेंस आता है लास्ट में, उस पर डबल लाइन बना देना उसके नीचे, बस हो गया लेजर क्लोज. अब ये ऐसा पॉइंट नहीं है कि इसके मार्क्स कटेंगे, बट सी, अगर तुम 100 आउट ऑफ 100 के लिए एम कर रहे हो तो एक एक चीज काउंट करती है, एक चीज. अगर एग्जामिनर को कोई भी गलती दिखी, लेजर क्लोज नहीं करा, 0.5 यहीं पे 99.5 आ गया, 100 में से 99.5 क्यों 0.5 गवा रहे हो, इधर कर लो. ओके, लेजर क्लोज. नेक्स्ट जर्नल से रिलेटेड पॉइंट है नरेशन लिखनी है. नरेशन नहीं लिखोगे, मार्क्स कटेंगे. नरेशन के मार्क्स होते हैं, सच में मार्क्स होते हैं. जब हम जर्नल की प्रैक्टिस करते हैं तब हम नहीं करते नरेशन, बट जब तुम एग्जाम से पहले अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी एग्जाम से पहले तुम क्वेश्चंस कर रहे हो ना, एटलीस्ट जो भी तुम जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन कर रहे हो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन में तुम नरेशन लिखना. नरेशन बहुत ईजी होता है, जो भी जर्नल एंट्री पूछा उसको समराइज करके नीचे लिख दो, बीइंग दिस एंड दैट जो भी होगा. अगर तुम वर्किंग नोट में जर्नल एंट्रीज बना रहे हो तो नरेशन नहीं लिखना है, चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं. वर्किंग नरेशन के बाद तुम्हें प्रॉपर वर्किंग नोट्स बनाने, हर क्वेश्चन में वर्किंग नोट होना चाहिए. नहीं पूछा, बना दो, फर्क नहीं पड़ता. तुमने मार्किंग स्कीम नहीं देखी, मैंने मार्किंग स्कीम नहीं देखी है. तुम हर चीज में जहां पे तुम एक्स्ट्रा लिख सकते हो ना, लिख दो. कोई एक्स्ट्रा लिखने के नंबर नहीं कटेंगे, पर कम लिखने के नंबर कटेंगे. टीचर्स वर्किंग नोट के बहुत नंबर काटते हैं, बहुत सारे मार्क्स होते हैं वर्किंग नोट के, पूरा भर के आना. कैश फ्लो का वर्किंग नोट जरूर करके आना, शेयर का प्रो राटा टेबल. ओके, नेक्स्ट नोट्स टू अकाउंट्स में दिक्कत आती है हमें ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के बाद पेड अप सब्सक्राइब वाले की.
उसकी प्रैक्टिस करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर देखो, अगर तुमने नोट्स टू अकाउंट्स प्रैक्टिस नहीं करा या फिर टाइम नहीं से तुम 5 मिनट पहले एग्जाम के ये वीडियो देख रहे हो, अगर नोट्स टू अकाउंट्स का टाइम नहीं है ना, तो एक टिप देती हूँ मैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल हमेशा लिख कर आना। ऑथराइज शेयर कैपिटल 0.5 मार्क्स से 1 मार्क तक कैरी करता है क्वेश्चन, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल हमेशा क्वेश्चन में दिया गया होगा, तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं अगर तुम्हें नोट्स टू अकाउंट्स नहीं आता है। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्वेश्चन से देखो, लिख दो और बस लिख देना कितने शेयर्स है, 10,000, जैसे 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, ऐसे लिख के बस अमाउंट कॉलम में तुम ऑथराइज शेयर कैपिटल का अमाउंट लिख कर आ जाना अगर नोट्स टू अकाउंट्स नहीं आता है। पर ये सिर्फ तभी करना अगर नोट्स टू अकाउंट्स नहीं आता है, अगर पढ़ के जा रहे हो तो पूरा करके आना। एक और बैलेंस शीट से रिलेटेड पॉइंट है, क्या करना, बहुत सारे बच्चे, मैं हर पॉइंट में आई थिंक ऐसे बोल रही हूँ, बहुत सारे बच्चे नहीं करके जाते, पर नहीं करके जाते सच में। एक क्वेश्चन आता है बैलेंस शीट से रिलेटेड जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता, थ्योरेटिकल होता है, पर थ्योरी सुनने से पहले डर मत जाना। उसमें बस ये पूछा होता है कि बैलेंस शीट का ये वाला आइटम कौन से हेड के अंदर आएगा। वो तुम्हें कुछ ना कुछ उठा के दे देंगे कि ये देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आएगा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। अगर तुम बस आइटम्स पढ़ के गए होगे कि इस हेडिंग के अंदर ये वाला आइटम आएगा, तो तुम आराम से निकाल लोगे ये क्वेश्चन, 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे तुम्हें। पीपीई जरूर करके जाना, उसमें बहुत आता है, एंड आई थिंक वो उसमें आ जाता है एक तो अदर करंट लाइबिलिटीज। और हाँ, ये भी पूछा लाइफ स्टॉक किस में आता है, सर्च करना, इसी वीडियो के बाद जाके सर्च करना लाइफ स्टॉक किस में आता है। लास्ट पॉइंट है, इसके बाद सिर्फ बोनस टिप्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी मैं। फॉर्मूलाज लिखना, यू हैव टू राइट फॉर्मूलाज। जैसे रेशियोज वाला चैप्टर, उसमें फॉर्मूलाज के मार्क्स होते हैं, फॉर्मूलाज याद करने हैं, फॉर्मूलाज लिखने हैं। गुडविल में तुम्हें फॉर्मूला लिखना है, पूछते हैं। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अब बोनस टिप्स करते हैं। आई थिंक दैट विल बी ऑल। एक बारी मैं समराइज कर देती हूँ। सबसे पहले तुम्हें फॉर्मेट्स बनाने हैं प्रॉपर, डेबिट क्रेडिट, लाइंस लगानी है, हाथ से लगाओ, स्केल से लगाओ, टाइम के हिसाब से, एंड पर्टिकुलर्स लिखना है, अमाउंट लिखना है, इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड, कैश फ्लो स्टेटमेंट या जो भी स्टेटमेंट तुम बना रहे हो वो लिख देना है। सेकंड विल बी नरेशन और वर्किंग नोट्स, नरेशन लिखनी है, वर्किंग नोट्स हर क्वेश्चन में बनाने, पूछे और ना पूछे बनाने हैं। नोट्स टू अकाउंट्स पे थोड़ा ध्यान से करके जाना, नोट्स टू अकाउंट्स नहीं आता है अगर तो ऑथराइज शेयर कैपिटल लिख देना। एंड जो बैलेंस शीट की हेडिंग्स होती है उनके अंदर देख कर जाना क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, लाइफ स्टॉक किस में आता है, जहां पे भी फॉर्मूला है आता हो लिख देना, नहीं पूछा है फिर भी लिख देना। रेशियोज में फॉर्मूलाज लिखना है, गुडविल में फॉर्मूलाज लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, जहां भी फॉर्मूला आता है लिख देना। ओके, दैट विल बी ऑल। बोनस टिप्स बताती हूँ जल्दी जल्दी, बहुत छोटी छोटी सी, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगी। जब तुम पेपर स्टार्ट करो, कभी भी स्टार्टिंग के MCQ से मत करना, पहले 3-4 से 5 मैक्सिमम 5 MCQs मुश्किल आएंगे। शुरू के MCQs हमेशा मुश्किल होंगे, लेंदी होंगे, तुम्हें डराने के लिए। कभी भी फर्स्ट के MCQ से चालू मत करना। मैं तो बोलती हूँ कभी MCQ से चालू करना ही मत। मैंने अपना पेपर MCQ से चालू नहीं करा, मैंने एकदम लास्ट में करे थे MCQs। कभी भी MCQ से चालू मत करना, या फिर एटलीस्ट स्टार्टिंग वाले MCQ से चालू मत करना। MCQ से चालू करो, लास्ट वाले MCQ पे जाओ, फिर रिवर्स में जाओ, या फिर तुम सीधा डिस्क्रिप्टिव पार्ट से चालू करो। मैंने अपना पेपर एकदम लास्ट से चालू करा था, कैश फ्लो स्टेटमेंट से, तो तुम कर सकते हो, क्योंकि जो एडमिशन रिटायरमेंट वाली क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत लेंदी होते हैं, उनमें मार्क्स इतने नहीं मिलते जितना टाइम लग जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट लेंदी है पर मार्क्स मिलेंगे। कंपैरेटिव, कॉमन साइज, ये सब बहुत ईजी है, मार्क्स भी ज़्यादा मिल जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट, अगर तुमने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी, तुम्हें नहीं पता कहाँ से चालू करना है, पेपर लास्ट से चालू करना, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपैरेटिव वगैरह, रेशियोज, मार्क्स जल्दी मिल जाएंगे, 20 मार्क्स यहीं से मिल जाएंगे आराम से। अगर तुम्हारी शीट भर जाए, शीट मांग लेना, वो पैसे नहीं लेते हैं, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। नहीं सोचना बिल्कुल भी कि मेरे दोस्त मुझे बहुत ज्यादा पढ़ाकू समझने दो, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा पेपर नहीं लिख रहे, तुम अपना पेपर लिख रहे हो। अगर शीट्स कम पड़ रही है तो शीट मांगो, बिल्कुल लेट नहीं करना है। जैसे ही तुम्हें दिख रहा है कि मेरे पास एक पेज बचा, अभी मांग लो, पेज खत्म होने का वेट मत करना, क्योंकि टीचर्स कभी कभी बहुत टाइम लगा देते हैं शीट्स लाने में, वो पीछे से ला रहे होते हैं, या फिर कभी कभी आंसर शीट होती ही नहीं है क्लास में। MCQs के ना वर्किंग नोट्स बनाना, अब आई डोंट नो, मुझे इस बारे में नहीं मालूम कि उसके मार्क्स होते हैं या नहीं होते हैं, पर MCQs में मैंने आंसर शीट देखी है टॉपर्स की, मैंने भी अपनी आंसर शीट में करा है वर्किंग नोट MCQs के बनाने, थ्योरी वाले के नहीं, जिसमें सॉल्यूशन आता है, जैसे सैक्रिफाइसिंग, जैसे पार्टनर वगैरह का रेशियो निकालना आता है MCQs में, तो तुम उसके वर्किंग नोट बनाकर आना कि ये रेशियो कैसे निकला। मैं एग्जामिनर को दिखाना कि तुमने चीटिंग नहीं करी है, तुमने खुद सॉल्व करके निकाला है। अगर टाइम नहीं है तो सिर्फ आंसर लिख दो, पर टाइम है वर्किंग नोट बना दो। आई एम नॉट श्योर कि इसके मार्क्स होते हैं या नहीं, बट टॉपर्स ने करा है, तुम भी कर लो। थ्योरी अगर तुम कंप्लीटली छोड़कर जा रहे हो तो कंप्लीटली मत छोड़ना, थोड़ी सी कर लेना। जैसे बैलेंस शीट वाली थ्योरी हो गई, और थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट वाली थ्योरी, बहुत सारे टीचर्स के इंपॉर्टेंट थ्योरी वाले वीडियोस आते हैं, बस वो पढ़ लेना। और तुम्हें ऐसा नहीं है कि कुछ लिख के करना है, याद करना है, बस एक बार 1 शॉट देख लोगे, 2 बार 1 शॉट देख लोगे, एक बार भी काफ़ी है, हो सके 2 बार देख लेना।
तो बस दैट्स ऑल, बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की थ्योरी, क्योंकि थ्योरी एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कभी कभी और उसमें तुम तुक्का नहीं मार सकते हो। थ्योरी वाला क्वेश्चन मेनली ऑप्शन में आता है, तो अगर तुम्हें आती है थ्योरी करके जाना, वेल एंड गुड, अच्छे से करके जाना। नहीं करा है अगर बिल्कुल थ्योरी नहीं करी अभी तक, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट थ्योरी का वन शॉट देख लेना, एमसीक्यूज में हेल्प करेगा वो। जब तुम क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे ना, बहुत ध्यान से पढ़ना। अकाउंटेंसी ना जनरली बच्चों को मुश्किल लगता है, क्योंकि उसमें बहुत ही जो छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं वो हमसे मिस हो जाते हैं। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना, अंडरलाइन नहीं करने देंगे क्वेश्चन से, पर लाइक पेंसिल के पीछे वाले एरिया से ना उसको डार्कन सा, लाइक ऐसे, हाउ डू एक्सप्लेन इट, जैसे इमेजिन ये पेंसिल है तो इसका जो पीछे वाला एरिया ना उससे बस ऐसे निशान बना देना क्वेश्चन के नीचे, ताकि तुम्हें ध्यान रहे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं भूल ना जाऊँ। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन समझ आ रहा है कि तुमने 3 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, समझ नहीं आ रहा है, तो उसकी लास्ट पेज पे जाओ, आंसर शीट के लास्ट पेज पे जाओ, उसकी एक समरी बनाओ। अगर तुम समरी ऐसे बुलेट पॉइंट्स में लिखोगे क्वेश्चन, तो धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लग जाएगा। जो रफ वर्क करना लास्ट पेज पे करना, लास्ट के 2-3 पेजेस रफ वर्क के लिए छोड़ दो। एडिशनल शीट अगर ले रहे हो कोई बात नहीं, बीच में रफ वर्क दिखेगा टीचर को, वो स्किप कर देगा, टीचर इज नॉट गोइंग टू माइंड। ध्यान से करना, शांत होकर करना, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। क्वेश्चन नहीं आता है आगे बढ़ो, नहीं आता है आगे बढ़ो। 1 बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए, नहीं आ रहा है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आगे बढ़ो। बस जहाँ से भी चालू करो ना, स्टार्टिंग अच्छी रखना। और कोई बात नहीं अगर स्टार्टिंग अच्छी नहीं हो, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। बस तुम्हें जितना आता है सब करके आना है, कुछ भी नहीं छोड़ के आना। अगर तुम्हें एक क्वेश्चन का ज़रा सा पार्ट भी आता है ना, वो करके आ जाना। अकाउंट्स में स्टेप मार्किंग मिलती है। आई नो थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, बट मुझे तुम्हें एक ही वीडियो में सब कुछ बताना था। मेक श्योर तुम ये एग्जाम से पहले ज़रूर देख कर जाओ। अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट चाहिए, लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी आता है पेपर। अकाउंटेंसी मुश्किल सब्जेक्ट है तो उसका पेपर ईजी आएगा। कोई और टिप्स चाहिए, लेट मी नो, कमेंट्स में तुम सब बता सकते हो मुझे, आई विल हेल्प यू आउट। कोई किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी और सब्जेक्ट में दिक्कत आती है, लेट मी नो, ओके। बिल्कुल पैनिक नहीं करना है पेपर में, बस एग्जाम है, एक एग्जाम है, कोई जंग लड़ने नहीं जा रहे हो तुम। हर साल एग्जाम देते हो, प्री बोर्ड्स दे आए हो 2 बारी, इट्स नॉट अ बिग डील। अब जाकर पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट।